हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपने शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड चैप्टर में चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, प्लीज एक बार चैनल में जाएं और फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखिए। ओके, हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर क्या है? फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक, सॉरी, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, तो अब अपन देखेंगे कि इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है। ओके, तो देखो, इसमें थ्री हेड्स हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के। क्या क्या है? पहला है एनर्जी फ्लो, दूसरा है न्यूट्रिएंट साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं इसको, और थर्ड है इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ओके, अब देखते हैं अपन एनर्जी फ्लो क्या होता है। एनर्जी फ्लो इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल for all metabolic activities. Okay, the flow of energy from producer to top consumer is called energy flow, which is unidirectional. Okay, देखो ये एक बार ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है या सर्कुलर होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये यूनि डायरेक्शनल होता है, प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर होता है। ओके, और यही क्या कहलाता है? एनर्जी फ्लो कहलाता है। और द स्टडी ऑफ ट्रॉपिक लेवल interactions in an ecosystem gives an idea about the energy flow through the ecosystem. Okay, ट्रॉपिक लेवल अपन देख लेते हैं, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन देखते हैं। तो ये किससे डील करता है? डील विद द हाउ द मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट नीड्स। ओके, जो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस होते हैं वो डील करते हैं कि किस तरीके से जो मेंबर हैं इकोसिस्टम्स के वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से न्यूट्रिशनल नीड्स के बेस पे। ओके, तो देखो ट्रॉप्स, ये जो ट्रॉप्स है, ट्रॉप्स का मतलब क्या है? नरिशमेंट है। ओके, तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या क्या कौन कौन से हो गए? एक ऑटोट्रॉप्स हो गए, हेटेरोट्रॉप्स हो गए, हेट हेटेरोट्रॉप्स हो गए। ओके, उसके बाद ये जो हेटेरोट्रॉप्स है इसमें भी आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। ये तीन हेटेरोट्रॉप्स के तीन सेक्शंस है, जिसमें से एक प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्सरी कंज्यूमर है। और लास्ट में क्या है? लास्ट का जो हेटेरोट्रॉप्स है वो टॉप कार्निवोरस है या क्वाटरनरी कंज्यूमर कहलाता है। ओके, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या है? ग्रीन प्लांट्स है। देखो, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद ब खुद क्या ले लेते हैं? नरिशमेंट ले लेते हैं, जो खुद से अपने न्यूट्रिएंट बना लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रीन। उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ये अपने नाम से ही क्या है? नाम से ही खुद को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये कौन से हैं? ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये क्या है? किस उसमें आते हैं? ये प्रोड्यूसर है। ओके, और जो हमारा एनर्जी फ्लो था वो किससे चलता है? प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर कौन सा है? टॉप कंज्यूमर में आता है टॉप कार्निवोरस या फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर होते हैं। ओके, ये क्या है? ये टॉप कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी फ्लो है थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स, दिस एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर। ओके, प्रोड्यूसर टू हर्बिवोरस, कार्निवोरस एक्सेट्रा। ओके, ये हमेशा इसी तरीके से एनर्जी फ्लो वर्क करता है। इट नेवर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। फ्रॉम कार्निवोरस टू हर्बिवोरस। ओके, herbivores to producer, there is a loss of some energy in form of unusable heat. Okay, यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस होता है अनयूजेबल हीट के माध्यम से एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ओके, हर ट्रॉपिक लेवल पे, सो दैट द एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अपवर्ड। ओके, सो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को क्या करना है? इसे भी हाईलाइट करना है और एक शॉर्ट नोट्स की तरह इसको रखना है। ओके, सबसे पहले जो एनर्जी फ्लो है वो किस तरीके से जाता है? एनर्जी फ्लो हमेशा देखो, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जाता है, टॉप कंज्यूमर। ओके, या फिर ऑटोट्रॉप्स टू हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में कौन सा लेवल आता है? क्वाटरनरी लेवल आता है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हुए जो है तो
कॉर्टिनल लेवल तक जाता है। जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं टॉप कार्निवोरस होते हैं। ओके, और जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल हमेशा डिक्रीज होता है फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अपवर्ड। ओके, तो हाँ, अब इसके आगे अपन देख लेते हैं। ओके, as a result, there are usually 4 or 5 trophic levels and sell-offs more than 6 as beyond, and very little energy is left to support any organism. Okay, इसके बाद जो है तो ज्यादा से ज्यादा ये 6 ट्रॉपिक लेवल को ये सपोर्ट कर पाता है। उसके बाद बहुत ही कम एनर्जी बचती है कि जिसके सपोर्ट से कोई और ऑर्गेनिज्म क्या है सरवाइव कर पाए या लेफ्ट रह जाए। ओके, ट्रॉपिक लेवल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स एंड organism is away from the source of food or energy, that is the producer. The trophic level interactions involve 3 concepts. ओके, कौन कौन से हैं? पहला है फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, तो अपन चलते हैं फूड चेन में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर नहीं आई है, कोई भी चीज ऐसी है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो ऐसा हो रहा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर पे जरूर कवर करूंगी। ओके, तो अपन चलते हैं फूड चेन में। फूड चेन क्या है? ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू feeding mechanism or tropics level. Okay, that means one organism become food for other. A sequence of organism that feeds on one another form a food chain. A food chain starts with producer and end with top carnivores. Okay, तो ये फूड चेन भी किस तरीके से स्टार्ट होती है? ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? टॉप कार्निवोरस तक जाती है। और ये किस तरीके से काम करते हैं? जैसे ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स किसको फीड करेंगे? हर्बिवोरस को करेंगे। ओके, और ये कार्निवोरस क्या है? ये हर्बिवोरस को भी ईट करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को भी करते हैं। इसी तरीके से जो सेकेंडरी लेवल में, जैसे सेकेंडरी लेवल के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बिवोरस और प्रोड्यूसर दोनों को करेंगे। टर्सरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल और प्रोड्यूसर तीनों को करेंगे। और टॉप कार्निवोरस इन सभी को क्या है? एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा फूड चेन क्या करता है? काम करता है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो, डू यू नो में एक बारी अगर आप लोगों को देखना हो तो प्लीज इसे पॉज करके एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, ये एक तरीके से वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अब अपन आगे चलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ईटन बीइंग ईटन प्रोड्यूसर्स ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड इज नोन एज फूड चेन। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है ईटन एंड बीइंग ईटन का, प्रोड्यूसर्स ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, और ये क्या करता है? फूड एनर्जी को ट्रांसफर करता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ओके, द प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। Small herbivores consume the plant metals and convert into them animal matters. Uh, these herbivores are eaten by large carnivores. Okay, type of food chain देख लेते हैं। फूड चेन में कितने टाइप्स हैं? जो पहला दिया है वो है ग्रेजिंग फूड चेन। Okay, इसमें consumers which start the food chain utilizing the plant and plant parts as their food constitute the grazing food chain. These food chains begin from green plants at the base and primary consumer is herbivorous. Okay, तो देखो ये यहाँ पे एक दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो दिया हुआ है एक ये प्लांट्स हो गया। ये किस तरीके से चलता है? प्लांट्स को जो है तो कैटरपिलर्स खाए, उसके बाद उनको लेजर्ड्स खा रहे हैं। लेजर्ड्स को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। ये टर्सरी कंज्यूमर्स में पहुंच गया है। इक्वेटिक का जब अपन देखते हैं तो फाइटो प्लैंक्टो होते हैं, इनको जू प्लैंक्टो खाते हैं। जू प्लैंक्टो को फिशेस लेती हैं एज अ फूड, और फिश को कौन खाता है? पेलिकन्स खाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? ये प्लांट्स का हो गया, और ये एक्वेटिक का हो गया। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों का फूड चेन बन गया है ये प्राइमरी लेवल पे, जिसको अपन ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ओके, अब देखो दूसरा क्या है? Nutritious food chain. It starts from dead organic matter of decaying animal and plant what is consumed by the microorganism, and then the detritus feeding organism called detrivorous and decomposer, and two other
प्रीडेटर्स, ओके, जिसमें लिटर हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गए, चिकन हो गया, फिर हॉक्स हो गया, ये डिटेरियस फूड चेन हो गया। डिस्टिंक्ट बिटवीन दीज टू फूड चेन्स इज सोर्स ऑफ एनर्जी। Okay, for the first level consumer in the grazing food chain, the primary source of energy is a living plant, while in the deleterious food chain, the source of energy is a dead organic matters. Okay, the two food chains are linked. The initial energy source of deleterious food chain is a waste material and dead organic matter from the grazing food chain. Okay, फूड वेब में अपन चलते हैं। फूड चेन रिप्रेजेंट ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो, ओके, थ्रू एन इकोसिस्टम एंड implies a simple isolated relationship which can occur in the ecosystem. An ecosystem may consist of several interrelated food chains. More typically, the same food resources is a part of more than one chain, especially when that resources is at the lower trophic level. Okay, food will illustrate all possible transfer of energy and nutrient among the organism in an ecosystem, whereas a food chain traces only a pathway of food. ओके, तो जो फूड वेब है वो क्या करता है, इलुस्ट्रेट करता है ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट अमंग द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ओके, और जो फूड चेन है ये ट्रेस करता है सिर्फ एक पाथवे ऑफ फूड को। तो ये फूड वेब किस तरीके से काम करता है, देखो यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जो फूड वेब इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विद 5 पॉसिबल फूड चेन्स। ओके, तो देखो ये ग्रास है, ग्रास को मान लो कि ग्रास होपर्स खाए, ओके, इसको हॉक्स ने आके खा लिया, एक चेन ये बन गई। दूसरी क्या चेन बनी, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को माउस ने खाया। नेक्स्ट क्या चेन बनी, ग्रास को माउस ने खाया, माउस को इसने खाया। यहाँ पे एक और चेन बन रही है, वो क्या है, ग्रास को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक्स ने खाया। उसी तरीके से ऊपर भी ये देखो, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को किसने खा लिया, हॉक्स ने खा लिया। तो ये क्या है, ऑल पॉसिबल। और यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे बहुत से चेंज जो है, तो ये अभी इस इमेज के देखो, इमेज के थ्रू नहीं दिखाई जा सकती, ऐसी बहुत सी चेन है, ऐसी बहुत सी पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स है जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो जो फूड वेब है उन सभी को क्या करता है, इलुस्ट्रेट करता है, ओके, उन सभी को डिफाइन कर रहा है। If any of intermediate food chain is removed, the succeeding link of chain will be affected largely. Okay, the food web provides more than one alternative for food to most of organism in an ecosystem and therefore increases their chance of survival. Okay, तो देखो अगर फूड चेन में किसी भी एक को चेन से जो है तो रिमूव कर देते हैं, तो वो पूरी चेन को जो है तो लार्जली इफेक्ट करेगा। लेकिन जो फूड वेब है वहां पे क्या होता है, वो अल्टरनेटिव्स हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो कि चांस ऑफ सर्वाइवल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब ये देखो एग्जांपल है जिसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो इमेज दी हुई है वही उसको रिटर्न में लिखा हुआ है एक तरीके से। ओके, अब अपन चलते हैं आगे। ओके, अब अपन चलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। ओके, तो स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक्स लेवल एक्सप्रेस्ड इन डायग्रामेटिक वे आर रिफर्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड। The food producer form the base of the pyramids and the top carnivores form the, okay, देखो जो स्टेप्स है ट्रॉपिक लेवल के इस एक्सप्रेस इन अ डायग्रामेटिक वे as referred in ecological pyramids. The food producer form the base of pyramid, जो फ्रूट फूड प्रोड्यूसर है वो बेस है पिरामिड के, और जो टॉप कार्निवोरस फॉर्म है वो टिप है। ओके, देयर अदर कंज्यूमर्स ट्रॉपिक लेवल आर इन बिटवीन। ओके, जो अदर कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल है वो इन दोनों के बीच में है। The pyramids consist of a number of horizontal bars uh, depicting a specific trophic level, which are arranged sequentially from primary producer level through carnivorous onward. Okay, onwards. The length of each bar represent the total number of individuals at each trophic level in an ecosystem. The number, biomass, and energy of organism gradually decreases.
number of biomass energy of organism gradually decreases with each step from the producer level to the consumer level, and the diagrammatic representation as assume a pyramid shape. Okay, so ecological pyramids are three categories. First है pyramids of number, pyramids of biomass and pyramids of energy or productivity. तो pyramid of number अपन देख लेते हैं. ये रहा हमारा pyramid of number. ओके, ये एक बार क्वेश्चन भी आया था. अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं याद है कि वो कौन से पिरामिड की बात कर रहा था, बट एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ये कौन से डायरेक्शन में होता है. ओके, ये अपराइट होता है या डाउनवर्ड होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था. अब मुझे एग्जैक्टली ईयर और एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट हाँ कुछ इसी तरीके के फॉर्म में. तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है. ओके, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में देख लेते हैं. दिस डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर of different flavor. It is a graphic representation of total number of individuals or different species belonging to each trophic level in an ecosystem. Depending upon the size and biomass, the pyramid of number may not always be upright and may even completely inverted. Okay, तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अपराइट ही हो. ये क्या हो सकता है, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है किस पे, साइज. ओके, साइज एंड बायोमास पे कि पिरामिड नंबर्स जो है तो वो कैसे रहेंगे, अपराइट रहेंगे या तो इन्वर्टेड रहेंगे. जो पिरामिड ऑफ नंबर है अपराइट में, इसको देख लेते हैं अपन. इन द पिरामिड ऑफ नंबर इंडिविजुअल आर डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल. ओके, दिस टाइप ऑफ pyramids कैन सीन इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ओके, ये देखो हमारा बना हुआ है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर. A in a grassland, B in a pond. ओके, तो देखो ग्रासलैंड में पहले लेवल में क्या है, प्रोड्यूसर्स में ग्रासेस हैं. फिर हर्बीवोरस आते हैं, है ना, इसमें ग्रास हॉपर्स वगैरह हैं. फिर प्राइमरी कार्निवोरस में माउसेस आते हैं. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में स्नेक है. और थर्ड में जो है तो ये हॉक्स है या फिर कुछ भी, ये पीकॉक है. ओके, तो ये क्या हो गया, ये पहला ग्रासलैंड पे बना दिया गया है. तो देखो ये क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर्स के नंबर है. ओके, ये क्या हो रहा है, जो पिरामिड्स के नंबर है वो कम होते जा रहे हैं. जैसे जैसे आप अपराइट जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. ग्रासेस का जो नंबर है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली ग्रास हॉपर्स के. फिर इसके बाद जो माउसेज हैं उनके भी नंबर जो है तो इनके कंपेरिजन में कम है. फिर जो स्नेक्स है वो माउस कंपेयर में कम है. और जो पीकॉक है अपराइट में मतलब जो टॉप पे डिब्बे हैं वो और कम है. ओके, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. ओके, इसी तरीके से पॉन्ड में भी है. और ये आप लोग एक बार देख लीजिए. बाकी मेन जो है, मेन यही है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स हैं वो कम होते जाते हैं जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर टू टॉप फॉर डिवोर्स की तरफ जो जाते हैं. तो जो नंबर है वो कम होते जाते हैं कंज्यूमर्स का. ओके, ग्रॉस ऑक्यूपाई द लोवेस्ट लेवल. देखो बाकी ये सारी चीजें तो देखो क्या है, इसी का जो है तो इलस्ट्रेट दिया हुआ है, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. एक सेकंड, सॉरी गाइस, क्या हो गया. तो देखो ये उसी का एक्सटेंशन दिया हुआ है, वो आप लोग रीड कर लीजिएगा. अब पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड में देख लेते हैं अपन. तो देखो प्रोड्यूसर में क्या है, ट्रीज है. ट्रीज के बाद हर्बीवोरस में क्या आते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो आ रहे हैं. ओके, और ये फिर वर्ड्स के बाद पैरासाइट्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद हाइपर पैरासाइट्स आ रहे हैं. ओके, तो देखो ट्रीज क्या है, ट्रीज कम है. ट्रीज के बाद जो वर्ड्स का नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. वर्ड्स के बाद जो पैरासाइट्स हैं इनके भी नंबर और इंक्रीज हो गए हैं. ओके, और फिर इसके बाद जो हाइपर पैरासाइट्स है ये और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं. तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा क्या होगा, अप राइट डायरेक्शन में होगा, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है. तो ये चीज आप लोगों को याद में रखना है. ओके, इन्वर्टेड, सॉरी. ओके, ओके, ये हो गया हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स. इन्वर्टेड का एक हो गया और दूसरा क्या था पहला, अप राइट वो. ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट उसमें. ये वही दिया हुआ है, देखो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा. पिरामिड ऑफ बायोमास में अपन चलते हैं. बायोमास में क्या है, इन ऑर्डर द ओवरकम द शॉर्ट कमिंग द पिरामिड ऑफ नंबर्स द पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूज्ड. ओके,
जो शॉर्ट कमिंग्स है किसके, पिरामिड ऑफ नंबर्स के, उसको ओवरकम करने के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया गया है, उसको यूज किया जाता है। इन अप्रोच ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉपिक लेवल आर within instead of being counted. This gives us pyramid of biomass. That means the total dry weight of an organism at each trophic level at a particular time. Okay, pyramid of biomass is usually determined by collecting all organism occupying each trophic level separately and measuring their dry weight. This overcome the size difference problem, become all kind of organism at a trophic level are with uh, biomass is measured in a graph per inch square. Okay, ये देखो अपराइट बायोमास का दिया हुआ है, पहले में प्रोड्यूसर है, फिर हर्बीवोरस है, फिर प्राइमरी कार्निवोरस है, देन कार्निवोरस है। ओके, तो ये क्या है, वेट के हिसाब से दिया गया है इनका। जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स का वेट सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या है हर्बीवोरस, उनका वेट उससे कम है, उसके बाद प्राइमरी कार्निवोरस, उनका वेट भी उनसे कम है। तो बायोमास क्या है, इनके वेट के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। ओके, टोटल वेट ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, ये यहाँ पे देखो मेंशन हुआ है, या देखो जो ईच ट्रॉपिक लेवल है वो वेटेड होते हैं इंस्टेड बीइंग काउंटेड। वहां पे क्या हो रहा है, काउंट हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट हो रहा है। ओके, देखो फॉर मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद अ स्मॉलर ट्रॉपिक लेवल purchased on top. Okay, the biomass of producer autotrophs is at the maximum. प्रोड्यूसर का क्या होता है, वो मैक्सिमम होते हैं ऑटोट्रॉप्स की। बायोमास एट द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दैट मींस प्राइमरी कंज्यूमर इज लेस देन प्रोड्यूसर। फिर नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक में वो लेस देन प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर इज लेस देन प्राइमरी कंज्यूमर। टॉप वाले जो है तो वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ बायोमास। ओके, इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, इन कंट्रास्ट इन मेनी एक्वेटिक सिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास में रिज्यूम इन इन्वर्टेड फॉर्म। ओके, तो देखो ग्रास, जब ग्रास लैंड में अपन देखते हैं तो वो किस में आता है, अपराइट में होता है, एक्वेटिक में वही क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड में क्या क्या है देखो, प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस। जो कार्निवोर का होता है उनका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें शार्क, जो बड़ी मछलियां होती है जैसे शार्क हो गई, वेल हो गई, वो सब इसमें आती हैं। ओके, इसमें फिर छोटी मछलियां आती हैं, उसके बाद उनका और कम वेट है, उसके बाद जो छोटे छोटे उसमें एक्वेटिक लेवल में जो छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं, एक तरीके से जो ग्रास वाला होता है वो इसमें आ जाता है प्रोड्यूसर लेवल में। तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी, टू कंपेयर द फंक्शनल रूल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, एन एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सुटेबल। ओके, energy of pyramid reflect the law of thermodynamic with conversion of solar energy to chemical energy and heat energy at each tropic level, and with loss of energy being detected at each transfer to another tropic level. Hence the pyramid is always upward with large energy base at the bottom. Okay, let us explain this with an example. Suppose an ecosystem receives a thousand calorie of light energy in given day. The most of energy is not absorbed. Okay, some is reflected back to space and energy absorbed only a small portion. I don't think so कि यहाँ पे ये डायग्राम बना होगा। ये तो न्यूट्रिएंट साइकिल है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज इट। ओके ओके, ये जो एनर्जी साइकिल है ये मैं दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। ओके, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके ओके, अच्छा आई थिंक वो दूसरी चीज है जिसको मैं, ओके चलिए देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 1000 कैलोरी ऑफ लाइट एनर्जी है, एक गिवन डे में हमको दिया जा रहा है। ओके, मिल रही है।
तो जो मोस्ट ऑफ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कुछ रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस हो रही है। ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय स्मॉल पोर्शन इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ओके, out of which plants uses some of respiration and of 1000 calorie, therefore only 100 calorie are stored as energy rich material, okay. Now suppose an animal, say deer eats plant contain 100 calorie of food energy. The deer uses some of its own metabolism and store only 10 calorie, okay, as a food energy. A lion eats, the deer gets an even smaller even a smaller amount of energy. Thus, usable energy decreases from the sunlight to producer to herbivores to carnivores. Okay, therefore the energy pyramid always be upright. Okay, energy pyramid concept help to explain phenomena of biological magnification. The tendency for toxic substance to increase the concentration progressively हायर लेवल ऑफ फूड चेन, ओके। तो देखो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो है, आप लोगों को याद रखना है, जो एनर्जी पिरामिड है वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज बी अपराइट, क्योंकि जो हमें एनर्जी मिलती है सन से वो ज्यादा होती है, ओके। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर के पास कितनी थी, 1000 किलो कैलोरी थी। उसके बाद जैसे ही ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास आती है वो क्या होती है, कम होती है। उससे भी कम सेकेंडरी कंज्यूमर के पास होती है, और जो टॉप टर्सरी कंज्यूमर के पास जाएगी तो वो और कम हो जाएगी, ओके। तो ये हमेशा अपराइट होगा। अब पॉल्यूटेंट एंड ट्रॉपिक्स लेवल पे जाते हैं, तो पॉल्यूटेंट स्पेशली नॉन डिग्रेडेबल वंस move through the various trophic level in an ecosystem. Non-degradable pollutant means material which cannot be metabolized by a living organism. Okay. Example में क्या है, chlorinated hydrocarbons है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। ये क्या है, नॉन नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट में है। पॉल्यूटेंट, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, जो कि जिन्हें क्या किया, जिन्हें मेटाबॉलिज नहीं किया जा सकता बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। और पॉल्यूटेंट में क्या आते हैं, पॉल्यूटेंट में स्पेशली नॉन डिग्रेडेबल्स होते हैं जो वंस मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, जो बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल में वो सिर्फ मूव करते रहते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, ओके। अब ओके, we are concerned about these phenomena because together they enable very small concentration of chemical in environment to find their way into organism in high enough doses to cause problem. The movement of these pollutant involve two main processes. Okay, पहला क्या है, बायो एक्यूमुलेशन है, पहला क्या है, बायो एक्यूमुलेशन है, और दूसरा बायो मैग्निफिकेशन है। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, इट रिफर्स हाउ pollutant enter in a food chain, ओके। देखो बायो एक्यूमुलेशन क्या है, कि जो पॉल्यूटेंट है वो किस तरीके से फूड चेन में इंटर कर रहे हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूट करना, किसी चीज को अपने अंदर लेके आना, वो क्या हो गया, वो बायो एक्यूमुलेशन हो गया। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। और इन बायो एक्यूमुलेशन देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, और ये क्या होगा, ये इंक्रीज होता है, ओके। जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट है वो इन्वायरमेंट से जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ओके। जैसे इन्वायरमेंट से जो भी आया है वो मान लो कि यहाँ पे क्या था, जैसे हमारा ये पहला प्रोड्यूसर लेवल पे ये क्या होगा, ये कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, अपराइट डायरेक्शन में जाएगा, वो क्या होगा, वो कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, जो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता रहेगा, ओके। तो ये हो गया बायो एक्यूमिनेशन, ओके। बायो मैग्निफिकेशन में अपन चलते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन देखो ये दिया हुआ है, इसका जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ओके। थोड़ा सा इसका जो थ्योरी पार्ट है वो देख लेते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन रिफर करता है टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट टू कंसंट्रेट as they move from one trophic level to next, okay। तो जो टेंडेंसी होती है पॉल्यूटेंट की, पॉल्यूटेंट टू कंसंट्रेट, ओके, ये उसको रिफर करता है बायो मैग्निफिकेशन, ओके। one topic level to another, okay। Thus in biomagnification there is an increase in concentration of pollutant from one link in food chain to another, okay। In order of biomagnification to occur, the pollutant must long life, mobile, soluble in fat, biologically active, okay। तो ये जो पॉल्यूटेंट है वो सब इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है कि ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मोबाइल होते हैं, मूव कर जाते हैं वो,
है ना, कहीं एक जगह स्थिर नहीं होते हैं और सॉल्युबल होते हैं फैट्स में, बायोलॉजिकली जो है तो एक्टिव होते हैं ये बहुत ज्यादा। ओके, if pollutant is short lived, it will be broken down before it can become dangerous. Okay, अगर short lived है pollutant तो वो पहले ही टूट जाएगा dangerous बनने से पहले। Okay, if it is not mobile, it will stay in one place and is unlikely to be taken up by organism. Okay, और अगर मोबाइल नहीं है तो वो एक प्लेस पे रह जाएगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म द्वारा उसको नहीं लिया जाएगा। इफ द pollutant is soluble in water, it will be excreted by the organism. A pollutant that dissolve in fat, however, it may be retained for long time. Okay, it is traditionally to measure the amount of pollutant in a fatty tissues of organisms such as fish. In mammals, we often test the milk produced by females since the milk has a lot of fats in it, are often more susceptible to damage from toxin. Okay, if if pollutant is not active biologically, it may biomagnify, but we really don't worry about it much since it probably wasn't cause any problem. Okay, example DTT, DT, DDT. Okay, बायोटिक इंटरेक्शन। देखो ये जो इसका दिया हुआ है वही वही दिया हुआ है जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट है। ओके, जो देखो वाटर लेवल से लेके गया, वाटर लेवल में 1 था, प्रोड्यूसर लेवल पहुंचते पहुंचते ये क्या हो गया है, 1000 हो चुका है। जू प्लैंकटन में पहुंचते पहुंचते ये 10,000 हो चुका है। तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। स्मॉल फिश में 1 लाख के आसपास हो गया है, यहाँ पे ये 10 लाख के आसपास हो गया, या 1 करोड़ के आसपास हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज ही हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो अच्छा देखो, हम मेंस में जो है ना, तो ये जो हमारे जो छोटे छोटे क्या है इमेजेस हैं, हम उनको मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम पे इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें जो है तो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होती है नंबर नंबर लेने के लिए एग्जामिनर से। ये बहुत ही अच्छा और शॉर्टकट तरीका होता है। तो ये हमेशा हमारे आंसर में जब भी हम ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, है ना, इनके जब भी आंसर्स लिखते हैं तो हम कोशिश करें कि उस आंसर में एक आध जो है तो ऐसे एग्जाम्पल्स या फिर इस तरीके की इमेजेस डालने की कोशिश जरूर करना चाहिए। ये क्या होता है, ये एक तरीके से बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन सीकर होते हैं, है ना, कि वो एग्जामिनर का अट्रैक्शन लेके ही जाएंगे अपनी तरफ। तो इसलिए इन चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अपन चलते हैं बायोटिक इंटरेक्शन की तरफ। बायोटिक इंटरेक्शन, organism living in the earth are interlinked to each other in one way or another. Okay, other in interaction between the organism is fundamental for its survival and functioning of ecosystem as a whole. बायोटिक इंटरेक्शन में क्या है, देखो इतने टाइप्स दी हुई है। एक म्यूटिलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, अमेंसिलिज्म होता है, कॉम्पिटिशन होता है, प्रेडेशन होता है, पैरासिटिज्म होता है। ओके, तो जो प्लस में दिए हुए हैं वो बेनिफिटेड है, जो माइनस में दिए हुए हैं वो हार्म्ड है, और जो जीरो दिया हुआ है वो क्या है, इधर बेनिफिटेड नॉट हार्म्स होते हैं। ओके, तो देखो जो म्यूटेशन होता है वो क्या होते हैं, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दोनों के लिए क्या होते हैं, बेनिफिटेड होता है। जो कमेंसलिज्म होता है वो स्पीसीज 1 के लिए तो बेनिफिटेड होता है, 2 के लिए कुछ भी नहीं होता। एमेंसिलिज्म क्या होता है, ये जो तो स्पीसी 1 के लिए क्या है, हार्म्ड है ये, और स्पीसी 2 के लिए कुछ भी नहीं है, ये दोनों के लिए ही हार्म्ड है। और नेक्स्ट वाला क्या है, ये पहले के लिए तो बेनिफिटेड है लेकिन दूसरे के लिए क्या है, ये हार्म्ड है। ओके, इसी तरीके से जो पैरासिटिज्म होता है, मतलब लास्ट वन है, वो भी स्पीसीज 1 के लिए तो बेनिफिटेड है लेकिन सेकंड के लिए क्या है, हार्म्ड है। टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन देख लेते हैं। तो जो पहला दिया है, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, इसमें देखो वही चीज है जो अपन ने देख लिया ना, वही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल काउ डंग प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू डंग बीटल्स, द बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द काउज। ओके, तो देखो इनके लिए तो बीटी फीड मतलब जो काउ डंग है उसने फूड प्रोवाइड किया, किसके लिए, फूड और शेल्टर दोनों किसके लिए प्रोवाइड किया, बीटल्स के लिए, जो मक्खियां होती है ना छोटी छोटी, उनके लिए दिया। लेकिन जो इनका जो इफेक्ट है काउस पे वो कुछ भी नहीं होता है, नल होता है। जो कंपटीशन होता है, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड बाय द इंटरेक्शन। इफ टू स्पीसीज ईट द सेम फूड and other isn't enough for both may have access the less food than they would if alone.
दे सफर अ शॉर्टेज ऑफ फूड। ओके, तो देखो यहाँ पे किसी स्पीसीज का नाम तो ऐसा दिया नहीं है, पर प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में जाते हैं तो वन स्पीसीज बेनिफिटेड होती है, दूसरी हार्म्ड होती है। इसमें जैसे मान लो कि वन फिश एक फिश किल करके kills and eat parasitism. Okay, ticks gains benefit by sucking blood. Host is harmed by losing blood. Okay, तो जो टिक्स था उसने तो बेनिफिट लिया, लेकिन जो होस्ट था जिसका उसने ब्लड सक किया उसको तो हार्म हुआ है ना। तो ये क्या किस में आता है, ये प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में आता है ना। एनिमलिज्म में जाता है तो वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनएफेक्टेड। ओके, लार्ज ट्रीज सीड्स स्मॉल प्लांट्स, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्सप्लेन किया जाए। अब बायो जियो केमिकल साइकिल अपन इसमें चलते हैं। द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द एनर्जी फ्लो। ओके, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन एंड अदर occur through ecosystem. Biotic influence and abundance of organism, the metabolic rate at which they live, the complexity of the ecosystem, energy flows through ecosystem and enabling the organism to perform various kind of work, and this energy is ultimately lost or hit forever. In terms the usefulness of system, on the other hand, nutrients of food matters never get used up. They can be recycled again and again indefinitely. Okay. For example, when we breathe, we may be inhaling severe millions atom of elements that may have been inhaled by our ancestors or other organisms. Okay. देखो इसमें ऐसा वैसे बोला जाए तो कुछ भी नहीं है। देखो इसमें सीधे से क्या दिया हुआ है, बायो जियो केमिकल साइकिल दी हुई है, ठीक है। बायो के अंतर्गत देखो हम लोग आ जाते हैं, जो लिविंग वर्ड है, जियो मतलब हमारी जो पूरी जो इकोलॉजी वाला हो जाता है वो हो गया है। जैसे इनहेल का यहाँ पे दिया हुआ है, केमिकल साइकिल क्या होगा, जैसे हम इनहेल करते हैं तो हवा में बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो वो केमिकल में आ जाता है। ओके, तो वो केमिकल्स जो है तो और भी लोगों के द्वारा लिए होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एज द एलिमेंट and compounds make up to 97% the mass of our bodies, and are more than 95% of mass of all organism. Okay, in addition of these, about 15-25 other elements are needed in some form for survival and good health of plant and animal. Okay, these elements are minerals, or in minerals nutrient are always in circulation, moving from non-living to living and then back to non-living components of ecosystem in a more or less circular fashion. This circular fashion is known as biogeochemical cycle. Bio for living, geo for atoms, atmosphere. Okay, तो वही है, ये एक तरीके से सर्कुलर उसमें चलता रहता है। ओके, किस किस से, बायो, जियो और केमिकल। बायो किस पे आया, जियो पे आया, जियो थ्रू केमिकल गया, केमिकल फिर से बायो पे गया, बायो फिर से जियो पे आया, तो ये साइकिल चलती ही रहती है। अब चलते हैं अपन न्यूट्रिएंट साइकिल पे। न्यूट्रिएंट साइकिल पे इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सब्सिक्वेंटली रिसाइकल बैक द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, ये उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से बायो जियो केमिकल साइकिल चलती है, लगभग उसी तरीके से चलता है। दिस मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द प्लांट एंड एनिमल gain back to environment is essential for the life, and it is vital concern of the ecology of any region. Okay. In particular environment, the maintenance of organism sustain manner nutrient cycle must be kept balanced. Nutrient cycle is a typically studied in the term of a specific nutrient which with each nutrient, देखो ये अच्छा, ये देखो ये बना हुआ है nutrient cycle. Okay, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर में क्या क्या दिया हुआ है, एलगी, लिग्नेंस और ग्रीन प्लांट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये ईटन बाय कंज्यूमर होंगे, कोई भी एनिमल्स होंगे जो इनको ईट करेंगे। उसके बाद एनिमल्स क्या होंगे, डाई होंगे, डाई होने के बाद क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फंगाई और बैक्टीरिया में कन्वर्ट होते हैं।
डिकम्पोजर्स किसमें, फिर से डिकम्पोजिशन किसमें मिलता है, ये सॉइल में मिलता है। सॉइल में मिलने के बाद ये क्या बन जाता है, मिनरल्स बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाता है। ये फिर से वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट में मिलते हैं और फिर से ये क्या बन जाते हैं, ये फिर से प्रोड्यूसर बनाते हैं। ओके, तो ये साइकिल क्या होती है, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो यही क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल है। ओके, तो या दिस इज इट, ये वही दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। और गैसियस साइकिल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट अस फर्स्ट स्टडी सम मोर इम्पोर्टेंट गैसियस साइकिल, नेमली वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन। वाटर साइकिल में चलते हैं, तो वाटर इज एन इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, determines the structure and function of the ecosystem. Cycle of the other nutrients also depend upon the water, as it provides their transportations during the various steps. It acts as solvent medium for their uptake of nutrient by organism. Okay, ये सॉल्वेंट का काम करता है बस। और इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है ना। ठीक है, वाटर के बिना पानी बिन तो सब सून है ना। द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, it is the continuous circulation of water in the earth atmosphere system, which is driven by the solar energy. Water on our planet is stored in a major reservoirs like atmosphere, ocean, lake, rivers, soil, glaciers, snow fields, and groundwater. Water moves from one reservoir to other by the process of evaporation, trans, uh, um, transpirations, condensations, precipitations, depositions, runoff, infiltration and groundwater flow. ओके, तो देखो ये दिया हुआ है नॉर्मल सा। ये हमारा ग्राउंड वाटर है, ये इवेपोरेट हुआ सन के थ्रू, फिर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद ये बादल बना, बादल के बाद क्या हुआ, बारिश हुई, तो ये प्रेसिपिटेशन हुआ, ये फिर से किसके पास गया, ये ट्रीज के पास गया, ट्रीज ने इसको क्या क्या स्टोर किया, फिर से ये प्रिक्लेमेशन हुआ, फिर से ये एज अ ग्राउंड वाटर गया, ग्राउंड वाटर, ये भी ऐसे चलता रहता है। ओके, और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज जो है तो सोलर से, सोलर एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, ये भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, ट्रांसपिरेशन होते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी वाटर साइकिल। कार्बन साइकिल में चलते हैं, तो कार्बन इज अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपेयर में ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है बस। हो गया। हाउएवर विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इट इज अ विटल for the production of the carbohydrate through photosynthesis by plants. It is the element that anchor all organic substance from coal and oil to DNA. Deoxyribonucleic acid, okay, the compound that carries the genetic information. तो ये हो गया हमारा कार्बन साइकिल। तो देखो कार्बन साइकिल कहाँ से चल रही है, ये चालू हुई, ये ऑर्गेनिक मैटर्स है। ओके, ये फूड न्यूट्रिएंट्स है, ये जो घोड़ा है ये घास खा के अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन करके ये CO2 रिलीज कर रहा है, ये फिर से जाके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और बनती है, ये जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है इसका, वो बायोडिग्रेड होता है, फिर CO2 रिलीज होती है। उसी तरीके से जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी क्या होते हैं, बायोडिग्रेड होकर CO2 रिलीज करते हैं। उसी तरीके से जो ये ग्रास और इसका जो लिविंग प्लांट्स का जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये बायोडिग्रेड होकर क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करके रेस्पिरेशन करते हैं। बस ये इसी तरीके से साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। ओके, देखो कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वही चीज लिखी हुई है, आप लोग प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो कि इसे रीड करना क्योंकि ये टाइम टाइम इंक्रीज ही करेगा वीडियो का, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे रीड किया जाए या फिर जिसे हाईलाइट कराया जाए। ओके, नाइट्रोजन साइकिल भी आप एक बार थोड़ी सी क्विकली देख लीजिए। नाइट्रोजन भी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ प्रोटीन एंड इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज। ओके, नाइट्रोजन की हो गई कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटीन बनाता है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर ऑल लिविंग टिश्यूज। इट कॉन्स्टिट्यूएंट नियरली 16% ऑफ वेट ऑफ ऑल प्रोटीन्स। ओके, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, देयर इज ओके, ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग प्लीज रीड कर लीजिए। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया हुआ है, ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश इन 3 different ways। पहला बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, एंड टू लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच एज थंडर एंड लाइटनिंग। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन ली है।
मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस फर्टिलाइजर फैक्टर्स है, इसमें फैक्ट्रीज है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है टू इमिट द, इसमें ये थंडर और लाइटनिंग तो आई गई है। The amount of nitrogen built by man through industry process as far exceed the amount of fixed of natural gas natural cycle. Result nitrogen has become a pollutant. अब ये pollutant बन चुका है which can disturb the balance of nitrogen. It may lead acid rain, eutrophication and harmful algae. ओके, ये एसिड रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो तीनों चीजें ये दी हुई है। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन का यूज है, एक्सेस यूज है फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज के द्वारा, तो ये हमारे ये डिस्टर्ब कर रहा है एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन है। ओके, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल तो। ओके, फास्फोरस साइकिल चलते हैं अपन। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा सेडिमेंट्री साइकिल में। फाइटल्स, फाइटल्स क्या होते हैं? फाइटल्स आर द कंस्ट्रक्टर्स व्हिच मींस that they will squeeze of the life out of the prey. They coil themselves around their prey and with each breath creature of snake and will sway of the light. Okay, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेडिमेंट्री साइकिल में देखो फॉस्फोरस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फॉस्फोरस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस बाय द सेडिमेंट्री साइकिल। इसी में अब इसी को दिया हुआ है। और जो बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो है वो एरोजन है, सेडिमेंटेशन है, फिर माउंटेन बिल्डिंग है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सक्रीटा ऑफ मरीन बर्ड्स। ओके, फिर फॉस्फोरस साइकिल में है, ये दिया हुआ है हमारा फॉस्फोरस साइकिल सेंट्रल रोल प्ले करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और वाटर क्वालिटी के बीच में। अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन विच कम्स प्राइमरली थ्रू द एटमॉस्फेयर, phosphorus occur largely amount of mineral in the phosphate rock and enters the cycle from erosion and mining activities. This is the nutrient considered to be the main cause of excessive growth of fruited and free floating microscopic plants in the lake. Okay, yeah, ये देखो, ये रहा phosphate in soil, ये सॉल्यूशन हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ सॉलिड के फॉर्म में, ये रॉक बना। रॉक को जब भी माइनिंग और उसके थ्रू करते हैं आप लिफ्टिंग द रॉक, ये फिर से गया वेदरिंग द रॉक। ओके, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट पहुंच जाता है किसमें? लेक्स में पहुंच जाता है। ये सब देखो एनिमल्स खा रहे हैं और ये चल रहा है। ये हमारी फॉस्फोरस साइकिल होगी। द मेन स्टोरेज ऑफ फास्फोरस इन अर्थ क्रस्ट, मेन स्टोरेज है वो किसमें है? अर्थ क्रस्ट में है। On land, phosphorus usually found in the form of phosphate. By processing the gathering and frozen phosphates enter rivers and streams that transport them ocean. ओके, ये साइकिल है, वही चीज है जो ऊपर वो साइकिल में दिया हुआ इमेज में वही मेंशन है यहाँ पे। सल्फर साइकिल देखो, सल्फर जो है तो रिजर्वायर इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक coal, oil, peat. Inorganic deposit में pyrite rocks and sulfur rocks होते हैं in the form of sulfate, sulfides and organic sulfurs. It releases withering the rock, erosion, runoff and decomposition of organic matter is carried the terrestrial aquatic ecosystem in salt solution. Sulfur cycle is the mostly sedimentary except two of its compound hydrogen sulfate. देखिए देखो, सल्फर साइकिल जो है तो is mostly sedimentary except two of its compound, एक हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S and sulfur dioxide SO2. Add a gaseous component to its normal sedimentary cycle. Sulfur enter the atmosphere from the several sources like volcanic eruption, conversion of the fossil fuels from surface of ocean and from gases released by decomposition. Atmospheric hydrogen sulfide, it also gets oxidized into the sulfur dioxide. Atmospheric sulfur dioxide is carried back to Earth after being dissolved in rainwater as weak sulfuric acid. Okay, so yeah, this is the sulfur cycle. देख लीजिएगा,
इसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज। ओके, ये तो नाम से ही पता है। आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है इन एन वेजिटेशन on an ecological time scale. Succession occur when series of community replace one another due to large scale destruction, either natural or man-made. Okay, this process continues one community replacing another community until a stable, mature community develops. Succession is a progressive series of changes which lead to establishment of a relatively stable climate community. Okay, so yeah, like this. प्राइमरी सक्सेशन, यहाँ पे अच्छा सक्सेशन के भी टाइप्स। ओके, प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है, सबसेक्शन है, ऑटोजेनिक है, ऑटोट्रोपिक है, हिट्रोट्रोपिक है, और बस ये खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थर्ड चैप्टर देखेंगे। थर्ड चैप्टर क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। सो या, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Please like, share, subscribe my channel. Like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching. And yeah, कोई भी डाउट हो, कोई भी कोई भी सजेशन हो, प्लीज प्लीज कमेंट करिए। हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।